ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद, कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग के बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी की। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ऑल्टरनेटिव वे में क्या कर रहा हूँ, इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि विच वन इज फीजिबल, मैं कौन सा अप्रोच कर सकता हूँ, किस में पैसे लगा सकता हूँ। उसके बाद मार्केट कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन क्या है और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है। आई हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सा फीजिबल है। मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे अब इससे 11.5 लाख जो है मुझे कैश इनफ्लो तो आ रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे क्लियरेंस मिले या ना मिले। तो मैं शायद दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रेफर करूँ जिसमें मुझे 11 लाख जो है कैश इनफ्लो आ रहा है, बट वो मैं फ्रीली ऑपरेट कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टू लुक फॉर वॉट, बेसिकली दूसरों के एक्सेप्टेंस की, गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड विद बजटरी कंस्ट्रेंट। सी, आप बजट क्यों बनाते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। बजट क्या है, एक एस्टिमेट है। अब जब एक एस्टिमेट आपने बना लिया है तो मेरे कितने खर्चे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरी 10,000 पॉकेट मनी है तो उसमें मेरा ट्रैवलिंग कितना होना चाहिए, कितना मेरा फूड एक्सपेंस होना चाहिए, कितना मेरे रेस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो जब मैंने एक बजटरी कंस्ट्रेंट बना दिया तो मैं इसको उससे ज़्यादा एक्सीड ना करूँ, इसको उससे ज़्यादा एक्सीड ना करूँ और उसको इससे ज़्यादा एक्सीड ना करूँ। राइट, नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस। अब इससे क्या है, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। अब जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो प्रोजेक्ट्स को तो आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर मेरा सबसे बेस्ट जो है परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट 1 दे रहा है तो मैं इसको बेंचमार्क सेट कर लूंगा, मतलब बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट होने चाहिए इससे बेटर परफॉर्म करे तभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट को देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। अब इसमें क्या है, द डिसीजन मेड थ्रू कैपिटल बजटिंग कैन हैव इम्प्लीकेशन फॉर द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंसिंग द इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि आपको पैसों की जरूरत होती है। पैसों की जरूरत कैसे, कि यू नीड मनी टू फाइनेंस। राइट, आपको फाइनेंस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब फाइनेंस के लिए आपके पास फाइनेंस के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप डेट ऑफर करो, डेट जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर वहीं में अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी की, इक्विटी में क्या होता है, आपको अपनी ओनरशिप बेचनी पड़ती है। उस ओनरशिप को बेच के यू अल्टीमेटली गेट द मनी। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में आपको पता लगता है कि मेरा बेस्ट कितना होगा, 60-40 होगा इक्विटी डेट, या 80-20 रहेगा। तो आपको एक मिक्सचर सेटअप करके रखना है जो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करके आता है। राइट, ओके, अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग की। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, मतलब खुद आप रिसर्च करो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के से पता लगाओ कि कहाँ कहाँ आप पैसे लगा सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज का कैसे मतलब है कि आप मार्केट के ट्रेंड्स, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू पता लगाओ कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ही आइडेंटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए बना देता हूँ, साइड में आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद क्या है, आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो प्रपोजल वर्ड पे ध्यान देते हैं कि प्रपोजल जो है वो हमारा कीवर्ड है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जनरेशन, मतलब एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है जिसमें इंक्लूड करेगा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कॉस्ट एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। ठीक है, हमने देखा है मेट्रोज, दिल्ली में अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, सो यू माइट बी अवेयर अबाउट मेट्रो। अब ये बहुत जगह हो रही है, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, बहुत जगह आपको ये मेट्रोज दिख रही है, यूपी में भी काफ़ी एरियाज में। सी, होता क्या है, जब भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स बने जाते हैं वहाँ पे रिसर्च स्टडी करी जाती है कि कहाँ पे लाइन लगाना वुड बी बेस्ट और सूटेबल। ठीक है, एज यू नो, जो ये जो मेट्रो कॉस्ट होती है काफ़ी करोड़ में होती है। अब दे नो दैट उस कॉस्ट को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, तभी इसको रन करने का फायदा है।
ठीक है। तो एक एस्टिमेट रन करा जाता है कि कितने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, कितना ये नंबर बढ़ सकता है इन फ्यूचर ईयर, उसके बाद हम कितना कॉस्ट लगाएं और अल्टीमेटली में हमें कितने टाइम में हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक प्रपोजल जनरेट करना, उसके बाद आपको देखना है कि एक्चुअली में ये उतना अच्छा निकलेगा प्रोजेक्ट या नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग। आप डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि मेट्रो लाइन एक ही जगह पे निकाल सकते हो, आप बहुत जगह निकाल सकते हो, तो स्क्रीन करना पड़ेगा वेयर वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद द मेट्रो लाइन। ठीक है। तो वो हमारा प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग के बारे में बात होगी। फिर उसके बाद फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में हम कर सकते हैं कि वो लाइन, अगर हम मेट्रो लाइन की बात करें, वो बन सकती है कि नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद फाइनेंशियली पॉसिबल है कि नहीं, दैट अगर वो जो कंपनी है जैसे लार्सन एंड टूब्रो, क्या उनके पास उतने पैसे हैं, फंड्स हैं, क्या किसी और कंपनी को आगे जाना चाहिए टू मेक श्योर दैट दैट अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड एंड द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स रनिंग। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कैसा है कि प्रॉफिटेबल होगा, नहीं होगा, लॉस में होगा, तो उसके बारे में हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, रिस्क एनालिसिस। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। मार्केट रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है। क्या पता गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर आ जाए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि आप यहाँ पे मेट्रो लाइन नहीं बिछा सकते, कि कुछ और एनवायरमेंटली प्रॉब्लम आ गई कि आप पेड़ नहीं काट सकते, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो आपको रिस्क का एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल बजटिंग मेथड्स को यूज़ करना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड क्या काम करता है। फिर रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपको रैंक करना है कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के अकॉर्डिंग एक रैंकिंग, एक ऑर्डर बनाना पड़ता है, वो ऑर्डर देना है। और ऑर्डर से हमें फाइनल करना होता है दैट विच ऑफ लाइक जो टॉप पे हो गया उसको रैंक 1 देना पड़ेगा। एक ऑर्डर प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उसको हम रैंकिंग बात करते हैं। फिर उसके बाद अप्रूवल, देखो आपने स्क्रीन कर लिया, हर चीज़ कर ली, बट आप अप्रूवल की ज़रूरत है। अब अप्रूवल एंड ऑथोराइजेशन से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपने जितना काम करा है वो उतना वर्थ इट है कि नहीं है। प्रपोजल आपने बना दिया, रिस्क एनालाइज कर लिया, कौन सा कैपिटल बजटिंग मेथड यूज़ करना है, एवरीथिंग जो आपको चाहिए था सब यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्रूवल की ज़रूरत है और ऑथोराइजेशन की ज़रूरत है। ओके। फिर अप्रूवल ले लिया तो अब इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम जैसे मेट्रो लाइन में उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना पड़ता है कि काम कितना हुआ है, कितना सही चल रहा है, तो मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग होता है। फिर उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद भी रिव्यू लिया जाता है। सी मेट्रो लाइन बन गई, अब ऐसा नहीं है कि उस लाइन को बंद कर देंगे, तोड़ देंगे, बट फ्यूचर में उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। फिर लास्टली हमारा क्या है, फीडबैक लूप। अब इसके बाद जो हमारे जो रिव्यू है उसके बाद उस फीडबैक का लूप हमारे नेक्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता है, राइट। अगर नेक्स्ट टाइम हमने कोई नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हाउ वुड आई सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट, आई मेक श्योर जो मेरी मेरी लर्निंग लास्ट प्रोजेक्ट से थी उसको मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, और फिर फाइनली पता लगा पाऊँ कि क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए थे, जो मैंने लास्ट टाइम गलती कर दी उसको मैं सुधार पाऊंगा। सो दैट इज योर फीडबैक लूप। ओके, राइट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हमारा, सॉरी, हमारा जो प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग है मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। देखो डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके। अब सबसे पहला क्या है, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है, बेसिकली आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में कवर कर सकते हो। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज क्या है, कंपनी 1 लाख रुपए लगा रही है एक प्रोजेक्ट, 1 लाख रुपए लगा रही है प्रोजेक्ट में, और उसे हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, राइट। तो मुझे पे बैक पीरियड में आपको क्या पता लगाना पड़ता है कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, दिस इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे मैंने आपको बेसिक ट्रिक बताई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, या कि कितने साल में मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर पाऊंगा। देखो 1 2 3 साल तो लग जाएंगे, 3 साल के बाद मेरे को कितना अमाउंट और चाहिए, 10,000 रुपये और चाहिए, राइट।
3 साल में मैंने कितना अमाउंट कवर कर लिया? 90,000। उसके बाद मुझे कितना अमाउंट चाहिए? 10,000। 10,000 आउट ऑफ 30,000। ओके, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 90,000 रुपये मेरे को 3 साल में मिल गए। उसके बाद व्हाट आई नीड इज 10,000 फ्रॉम 30,000, इसको 90, 3 साल में मिल गए। तो ये क्या है? 1/3 आ गया। 3.33 ईयर्स, 3.33 ईयर्स का पे बैक पीरियड होगा। मतलब इतना टाइम लग जाएगा मुझे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने में। ठीक है, टेक्निक क्या होती है? आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखी, वो कितने साल में कवर हो रही है? मतलब 1 साल में 30,000 मिल रहा है, 2 साल में 60,000 हो गए, 3 साल में 90,000 हो गए। अब इसी के बीच में, मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में ही मेरा पूरा अमाउंट कवर हो जाएगा। तो मुझे कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा? मतलब मुझे 10,000 और चाहिए आउट ऑफ 30,000। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब 3 साल तो पूरे हो रहे। नेक्स्ट 10,000 मुझे चाहिए आउट ऑफ 30,000, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, हमारा 3.33 ईयर्स आ गया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज, इसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। अब इसमें क्या है? ये बात करता है मेजर, अब मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। अब ये बात क्या करता है? ये मेजर करता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट नेट कैश इनफ्लो। मतलब अगर मैं बात करूं, आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो कितनी है? 30,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख। तो मुझे 3 साल तो लगेंगे, 3 साल से और कितना अमाउंट लगेगा, वो मेरा पे बैक पीरियड बताता है। अभी काफ़ी सिंपल है टू कैलकुलेट। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं करा जाता। सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? मैंने कहा एज मनी विल लूज इट वर्थ। ठीक है, मतलब आपके लिए 30,000 रुपये कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, बट मैं एक्चुअल में कैलकुलेट करूंगा तो एक डिस्काउंटिंग रेट होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो है, ये अमाउंट डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 10% से है तो एक प्रेजेंट वैल्यू जो टेबल होती है उससे हमें पता लगता है। तो ये एग्जैक्टली 30,000 नहीं होगा, 28 या 29,000 समथिंग की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो 30,000 है वो 30,000 ही नहीं मिलता रहेगा, वो एक्चुअली में उस टाइम उस साल के हिसाब से 29,000 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के हिसाब से 28,500 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल वैल्यू गिर जाती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। वही इस केस में होगा कि 30,000 की वैल्यू 30,000 नहीं रहेगी, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हुई वो गिरती रहेगी हर साल। तो मतलब हमें और टाइम लगेगा टू कवर आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पे बैक पीरियड कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो ये दोनों पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी, फर्स्टली इट्स अ सिंपलर मेथड टू कैलकुलेट, बट इट डज नॉट इंक्लूड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। दिस ऑपरेट्स ऑन कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज पे ऑपरेट करता है। इजी टू कैलकुलेट। पे बैक पीरियड पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिकॉज दिस इज द इजियर वे टू कैलकुलेट। शॉर्टर पे बैक पीरियड जो होते हैं जनरली प्रेफर करे जाते हैं, जिससे आपने जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है वो फटाफट रिकवर हो जाए। हाउएवर payback period has a major drawback as it does not consider the time value of money। ठीक है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कैसे, कि 30,000 की वैल्यू 30,000 नहीं रहेगी। आफ्टर अ वाइल वो 30,000 जो नेक्स्ट ईयर आपको मिल रहे थे, उनकी वैल्यू 29,000 हो सकती है। 29 या उससे कम, वो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उससे पता लगता है। ठीक है, अब ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करा जाता है। पहली बात तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, इसमें वो कहता क्या है? जो हमारे कैश फ्लोज है, कैश फ्लो जैसे लास्ट ईयर के एग्जांपल ले ले, कि आपको 30,000 मिल रहे थे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, राइट। 30,000, 30,000, 30,000। और अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट जो आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में 10% ले लूँ, मतलब ये हर साल 10% से कम होता रहेगा अमाउंट। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यूज होती है 901, 861, 743। एग्जैक्ट नहीं यार मुझे, बट ये आपके टेबल में की हुई होती है, पीएफ टेबल में। उसके बाद आपको एक्चुअल कैश फ्लो पता चलता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, लेट सपोज ये 29,000 कुछ आता है, और ये हमारा कितना आ रहा है? 28,000 समथिंग। दिस इज कमिंग एट बिट लेस देन 27 या 26 समथिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है? आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जैसे और की अगर मैं बात करूँ, ईयर 4 में 30,000 की वैल्यू क्या होगी? ये 6 में कुछ समथिंग फिगर हो गया। फिर 5, 4, 5
21 हो गया, मैं पूरा गेस कर रहा हूँ एग्जैक्टली, आपको वैल्यूज सही होती है, टेबल में होती हैं गिवन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और कम हो गई, कितनी हो गई, हम बात करते हैं 25,000 हो गई, और उसके बाद कितनी हो गई, 23,000 समथिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 1 लाख की बात कर रहे हैं, 1 लाख आपका करंट है, 5 साल तक का आपका इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो, 5 साल तक की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने 5 साल के इनको ऐड करा और वो 1 लाख से, लेट सपोज 1 लाख आता है, ये 1 लाख हमारा क्या है, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगर ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज है वो 1,10,000 आता है, कुछ भी थोड़ा भी पॉजिटिव अमाउंट आता है, तो 10,000 अगर पॉजिटिव अमाउंट आता है, इसको हम बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेना जब आपका एनपीवी पॉजिटिव हो, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं बताया, एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए आपको पीएफ टेबल चाहिए होती है, पीएफ टेबल से आप कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगी, और ये 1 साल मतलब कितने लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट यूज होना है, उससे कैलकुलेट करके आप पता लगा पाओगे दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, इनका हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मतलब अगर मैं आज के टाइम पे देखूं कि उन सब अमाउंट को जो मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, फ्यूचर में मेरे हो जाएंगे, मतलब मेरे को रिसीव हो जाएंगे, तो उनकी आज के डेट में क्या वैल्यू है, अगर वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, मतलब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट मैं करके जो पैसे कमा रहा हूँ, वैसे तो 30-30 हज़ार होने चाहिए, बट वो आज की डेट में एग्जैक्टली कितने अमाउंट है, उससे मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव आता है तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सी ये एक एक्सटेंडेड मेथड है हमारा नेट प्रॉफिट वैल्यू का, अगर इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, लेट सपोज आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है 10%, और उसमें आपका एक एनपीवी नेगेटिव आ जाए, आपको अगर आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है इस डिस्काउंटिंग रेट पे, मतलब ये जो रेट है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, तो मतलब आपको जो नेक्स्ट डिस्काउंटिंग रेट है वो एक कम लेना पड़ेगा, जिससे एक आपका जो प्रेजेंट जो आपका जो कैश फ्लोज की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है, मतलब आपको दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक नेगेटिव वैल्यू, एक चाहिए होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ओके, दो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, लोअर रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें एक फॉर्मूले में होता है लोअर रेट ऑफ रिटर्न, लोअर रेट प्लस हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, जो मेजॉरिटी वाला है, उससे माइनस करेंगे जो लोअर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, लोअर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो हमारी नेगेटिव आती है, अपॉन लेसर वैल्यू को कह लेते हैं, लेसर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनटू हायर रेट, इनटू डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, हायर रेट माइनस लोअर रेट। सी होता क्या है, मैं पहले वो बता देता हूँ, फॉर्मूले से ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, और जैसे मैंने आपको कहा इसका मेन पर्पस क्या होता है, आपको लर्निंग्स याद करनी है। सी ये क्या कहता है, डिस्काउंट रेट बताता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो डिस्काउंट रेट है, एक है 10%, अगर इससे आपका जो नेट कैश फ्लो है वो आता है नेगेटिव, जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा खुद से, हम 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, जिससे हमारा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाए। तो मुझे एक पॉजिटिव वाला चाहिए, एक नेगेटिव वाला चाहिए, फिर उस फॉर्मूले में लगा के मेरे को एक रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर वो रेट ऑफ रिटर्न अगर वो रेट ऑफ रिटर्न इससे ज़्यादा आता है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर वो मेरा रेट ऑफ रिटर्न 11% आ जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव जो हमारी वैल्यू है, माइनस करेंगे जो नेगेटिव वैल्यू आती है, अपॉन जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है,
और इनटू जो हमारा डिफरेंस आता है, डिफरेंस किस में आता है, हायर रेट माइनस लोअर रेट, जो हमारा डिफरेंस आता है। लेट्स सपोज इसमें क्या होगा, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, लोअर रेट 8% होगा। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको लिखना है, नेगेटिव वैल्यू से लेस करना है, पॉजिटिव वैल्यू को से डिवाइड करना है। अगर वो रेट ऑफ रिटर्न हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डिस्काउंट रेट की बात करता है जो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट जीरो बना देता है। ओके, कंसेप्ट यही है, यही फॉर्मूला है। दो डिस्काउंट, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक डिस्काउंट रेट दे रखा होगा, नेगेटिव आएगा तो आपको पॉजिटिव के लिए कम डालना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे, आप हाइयर वैल्यू पे जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फोर्थ हमारा जो टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अपॉन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इफ दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन वन, if this comes out to be greater than 1 then you have to accept the project। तो ये बेसिकली क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ले लिया आपने, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करा, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से सीधा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मैंने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या आएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, अगर वो एक से ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट ले लो, अगर वो प्रोजेक्ट जीरो से समथिंग आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को अवॉइड करो और इग्नोर कर दो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। राइट, अब बात करते हैं लास्ट और थोड़ी यूनिक मेथड से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अब इसमें एवरेज की बात इसलिए करते हैं, मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोलता हूँ, इसको कैलकुलेट करने में आपको एवरेज की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें आता है आपका एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, बाकी सबसे काफी डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें नेट प्रॉफिट, जब हम सब्सिक्वेंट कैश फ्लो निकालते हैं वहां पे हम नेट प्रॉफिट वाले पार्ट पे रुक जाना है। आपको इसमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है, वापस नेट प्रॉफिट वाले पार्ट पे रुक जाना है। और पांचों ईयर्स, लेट सपोज आप 5 ईयर्स के लिए निकाल रहे हो, तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना है, लेट सपोज 100, 200, 300, 400 एंड 500, ये आपके 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, बिकॉज आपको एवरेज निकालना है, 300, 600, 1000, 1500, तो 300 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आपका कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे ये आ गया 50,000, 50,000 भी ले लो या 50 से कम ही होगा, लेट सपोज 50 ले लेते हैं, तो 25,000 आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है मेरा, 300, ये है 25,000, इंटू हम करते हैं 100। ठीक है, तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। राइट, तो वहां पे हम अगर बात करें तो ऐसे ही आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द एवरेज इन्वेस्टमेंट। आपको फॉर्मूला यही है, एवरेज प्रॉफिट एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आपके लेट सपोज 5 साल की अगर हम बात करें तो सारे पांचों सालों की जो प्रॉफिट को है उसको ऐड कर लो, उसको हम क्या करेंगे फिर डिवाइड बाय 5, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। और फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू डू इज बेसिकली जो हमारी कॉस्ट है प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दो, फॉर्मूले में डालो, फिर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन आपको वो एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास। अगर हमें को फटाफट समराइज करना हो, सो वॉट वी टॉक्ड अबाउट इन टूडेज क्लास वॉज कैपिटल बजटिंग। बजटिंग क्या होता है,
बजटिंग को मैंने डिफाइन करते मैंने आपको बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हमने बात करी डिटेल में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हम बात करते हैं सब्सीक्वेंट कैश फ्लोज की, कि क्या क्या कैश फ्लोज को हमें इंक्लूड करना है, सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज। और लास्टली जब वो प्रोजेक्ट या फिर वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो हमें क्या रियलाइज होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, तो जब हम एक बजटिंग की बात करते हैं कि मुझे नया प्रोजेक्ट लेना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ये तीनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। ओके, इन तीनों को जानना। उसके बाद मैंने बात करी प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या क्या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग को, राइट। उसके बाद हमने बात करी अभी रिसेंटली टेक्निक्स, मेथड्स, सबकी बात करी हमने कैपिटल बजटिंग। कौन कौन से मेथड है, एक है आपका पे बैक पीरियड, एक है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है। उसके बाद है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो पे बैक पीरियड की हमने बात करी, उसके बाद हमने बात करी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फिर हमने बात करी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसके बाद हमने बात करी लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो हमने पांचों टेक्निक और मेथड्स के बारे में बता। तो ये जो है, इससे हमारे टॉपिक्स जो है आने के चांसेस होते हैं, इससे हमारी लर्निंग को टेस्ट करा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं होता उस कंसेप्ट में। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में होता है। एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सामने क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं। आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है ऑफ कैश फ्लोज, इसमें भी आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, डिवाइड करना होता है बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसमें आपको ये याद रखना है अगर वो ग्रेटर देन 1 है देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मैंने आपको बताया दो डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉर्मूला लगाना पड़ता है और अल्टीमेटली अपना आंसर निकालना होता है। ठीक है, so that was all for today's class, right? And if you are preparing for पेपर टू तो आप तैयारी कर रहे हो, तो पेपर वन, बिकॉज पेपर वन भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए इफ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। यूजीसी नेट एसेंशियल्स क्लेम कर सकते हो अपनी फ्री ई बुक ऑन ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर वन। कैसे, व्हाट्सएप पे हाई भेज के, एंड बेसिकली यू कैन आस्क फॉर ई बुक्स 9873907600 पे। 35 पेज नॉलेज बूस्टर टेक्स्ट बुक है, इसमें यू कैन गेट एवरीथिंग, जितनी भी डिटेल्स चाहिए, जितना भी आपको पढ़ना है, एवरीथिंग कैन बी लाइक बी विल बी देयर। लर्निंग के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको सीखना है, लर्न करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। ठीक है, तो पेपर वन की तैयारी करनी है तो आप पीछे नहीं रह सकते, बिकॉज यू हैव टू क्रैक जेआरएफ। दोनों चीज़ें, दोनों पेपर को साथ साथ लेना है, एक साथ दोनों की तैयारी करनी है। अगर पेपर टू आपका अच्छा हो गया तो पेपर वन पे फोकस करना है, पेपर टू अभी नहीं है तो पेपर वन को भी साथ साथ पीछे नहीं छोड़ना। और ये मौके बार बार नहीं आते, ई बुक डाउनलोड कर लो, फॉर फ्री है, नो हार्म इन दैट। ठीक है, सो इफ यू हैव वॉच द वीडियो टिल नाउ, सो थैंक यू, एंड लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक करते हो सो दैट वी गेट मोटिवेशन ऑफ providing, and like to make sure that we intend to deliver the best content that is out there. And subscribe करोगे तो you will get notified whenever I come up with the next video on this unit. शेयर करना जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए who are learning UGC नेट पेपर। ठीक है, पेपर टू। And download the Talent Blazer app from the Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. आपको अगर मॉक टेस्ट देने हैं फॉर फ्री, वो भी आप टैलेंट ब्लेजर की ऐप से कर सकते हो, राइट। उसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी होगी, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, मेक श्योर दैट यू गेट you subscribe to the channel, and you hit the bell icon so you get notified whenever I come up with the next video.